हेलो हाय एडवांस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज फोर्स। ये चैप्टर को मैं इसीलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ में हमारे बहुत काम में आएगा और आगे 11th और 12th क्लास में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ये चैप्टर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और 9th क्लास में भी ये चैप्टर के बारे में और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो भी कुछ हो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है। पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट इज नोन एज फोर्स। अगर आप दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो या इसे पुश करके खोलो या फिर पुल करके, पुश करके खोलो या फिर पुल करके, सो दिस पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट, दिस पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट इसी को ही कहा जाता है फोर्स। ठीक है, पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है इसके बारे में तो आप 9th क्लास में पढ़ोगे, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको याद रख लीजिएगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अब जैसे कि मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो उसके ऊपर कुछ फोर्स डालूंगा, तो कितना मैंने फोर्स डाला, कितने अमाउंट का मैंने फोर्स डाला, कुछ तो होगा ना, अमाउंट तो कुछ तो होगा ना। तो उसी अमाउंट को ही एक्सप्रेस किया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको सिर्फ याद रखिए, बाकी इसके बारे में तो हम 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। जैसे मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वैसे फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो फोर्स होता है वो कौन से डायरेक्शन में काम करता है और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। सो ध्यान से, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, अब जैसे मैंने एक पत्थर को नीचे से ऊपर उठाया, नीचे कोई पत्थर पड़ा है और मैंने एक पत्थर को नीचे से ऊपर उठाया, तो उस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया, उस पत्थर के ऊपर कुछ तो फोर्स लगाया जिससे मेरे फोर्स लगाने पर वो पत्थर ऊपर आया, ठीक है नहीं। सो उसी स्ट्रेंथ को, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, ठीक है, उसी स्ट्रेंथ, जब मैंने कितना फोर्स लगाया उसी स्ट्रेंथ को ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। द मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स द मैथमेटिकल वैल्यू which expresses the force, the mathematical value which defines the force, the mathematical value which quantifies the force। वो कौन सा वैल्यू है जो फोर्स को क्वांटिफाई करता है, मतलब फोर्स का जो अमाउंट है ये बताता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स मैंने रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर ये साइड से मैं फोर्स डाल रहा हूँ, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स मैं डाल रहा हूँ, तो ये बॉक्स इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा, जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ध्यान से एकदम, जो डायरेक्शन में
जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। एंड बाय द वे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक डायरेक्शन से फोर्स नहीं लगता, किसी भी डायरेक्शन से ही फोर्स लग सकता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल ये भी देख लो, यहाँ पे एक बॉक्स है, अब मान लो इसी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा? सेम डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पर टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दो फोर्स हैं इसलिए 8 हो जाएंगे। टोटल फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन। ये टोटल फोर्स हो जाएगा 35 न्यूटन का। ठीक है, ये टोटल फोर्स हो जाएगा 35 न्यूटन का। अगर मान लो कंडीशन कुछ ऐसा हो, ये है वो सेम बॉक्स, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों फोर्स ऑपोजिट हो गए। अब यहाँ पर तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स ऑपोजिट हो गए। अगर दोनों फोर्स ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स सो मान लो इस डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव भी मान सकते हो। अगर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो मान लो ये डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 20 न्यूटन। और इसके ऑपोजिट साइड से जो फोर्स लग रहा है ये नेगेटिव होगा, तो ये -15 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसे हम निकालेंगे? दोनों को सम कर देंगे, +20 न्यूटन प्लस -15 न्यूटन, तो कितना आएगा? 5 न्यूटन आएगा, +5 न्यूटन आएगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन से जो फोर्स पड़ रहा है वो बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है, तो इसका मतलब बॉक्स इसी डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव आता तो क्या होता? यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता। ठीक है, तो जहाँ पर फोर्स ज़्यादा है उसी फोर्स के डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव करता। ठीक है, अभी मान लो दिस इज द सेम बॉक्स। अब इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है इसको 30 न्यूटन और इस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है इसको 30 न्यूटन। ऑपोजिट है, ऑपोजिट फोर्स होगा तो कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस प्लस -30। तो ये +30 -30 कैंसिल हो गया, 0 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 0 न्यूटन है। तो इसका मतलब बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बॉक्स अभी किधर भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक जगह पर टिका रहेगा, एक जगह पर कॉन्स्टेंटली रुका रहेगा, वो किधर भी नहीं मूव करेगा। ठीक है,
इसी फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, इसी फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पे जो फोर्स के एग्जाम्पल हमने देखे ये हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा when net force is 0, that is called balanced force, that is called balanced force. And when net force does not 0, that is अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 है दैट इज बैलेंस फोर्स होगा, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स क्या कर सकता है, मतलब फोर्स क्या कर सकता है, ऐसी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फोर्स कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम। तो पहला पॉइंट दिया है फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अब ये एक ग्राउंड है और यहाँ पर एक फुटबॉल मैंने रखा, ये बिल्कुल रेस्ट में है, रेस्ट मतलब ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, एकदम रेस्ट है, चुपचाप शांत बैठा है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक जोर का किक मारूंगा, किक अपने पेट से किक मारूंगा, मतलब मैंने इसको फोर्स दिया। तो फोर्स देने पर क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इधर 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 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ देखा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स अप्लाई करने पर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ फोर्स किसी भी मूवेबल सब्सटेंस को, मूवेबल ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है। मान लीजिए इट कैन कॉज मोशन एंड रेस्ट ऑल्सो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो आप साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल चल रहा है, आगे चल रहा है, आप पेडल को दबा रहे हो, फोर्स डाल रहे हो साइकिल के ऊपर, और जो साइकिल है वो धीरे धीरे चल रहा है आगे, और आपने एक जगह पर ब्रेक दबा लिया। सो ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपने साइकिल के टायर के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, साइकिल के टायर के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक लगाने पर साइकिल अभी रुक जाता है। आपने ब्रेक लगाया मतलब आपने ब्रेक के ऊपर फोर्स डाला। तो ब्रेक के ऊपर फोर्स डालने पर क्या होता है, जो ब्रेक होता है वो साइकिल के टायर के साथ घिसता है, जिससे रिम के साथ घिसता है और जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन की वजह से जो साइकिल है वो रुक जाती है। तो फोर्स कैन कॉज मोशन एंड इट ऑल्सो कैन कॉज रेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इट कैन चेंज डायरेक्शन। जो फोर्स है वो डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। जैसे कोई फुटबॉलर है, अपने पैर से बॉल को आगे आगे लेके जाता है, वो इधर भी जाता है उधर भी जाता है, तो वो फोर्स की वजह से होता है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल को ऐसे भी मारते हैं, ऐसे जाता है, इधर इधर पीछे भी जाता है, तो जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे बॉल उधर जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है इट कैन चेंज द शेप ऑल्सो। अगर आपके पास कोई स्पॉन्ज बॉल है, आप उसे स्क्वीज करोगे तो वो स्क्वीज हो जाएगा,
अगर आपके पास कोई रबर बैंड है, अगर आप उसको खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, छोड़ दोगे तो वो जैसा था अपने शेप में आ जाएगा। तो इससे साफ पता चला फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पर देखा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स दो तरह का था, हमने देखा। एक था बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। डायरेक्शन के हिसाब से बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कांटेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट फोर्स दो तरह का है। एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है अगर दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में, संपर्क में आएंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स, उसी फोर्स को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट का फोर्स मतलब, नॉन कांटेक्ट फोर्स ये फोर्स होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आए लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो। अभी जैसे ये चौक मेरे हाथ में है, मैं चौक के ऊपर कुछ फोर्स डाल रहा हूँ, इसलिए चौक को मैंने पकड़ रखा है, मुझे चौक को मैंने छू रखा है, तो इसी फोर्स को मैं कहूँगा कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स किससे कहूँगा? अगर मैं चौक को नहीं छूता, मुझ में मेरे हाथों के, मेरे अंगूठी और चौक के बीच में अगर गैप होता, फिर भी फोर्स लग रहा होता, तो उसी फोर्स को मैं कहता नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो जो कांटेक्ट फोर्स है ये कितने तरह का है? एक है मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है ये है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अब हम एक एक करके सारे फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सबके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे।